हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले से हम पोटैटो टोमेटो पे वीडियो बना चुके हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि ICAR नेट 2021 आ चुका है और हमारा सब्जेक्ट है वेजिटेबल साइंस। सो इसके रिगार्डिंग मैं पोटैटो टोमेटो पे वीडियो बना चुका हूँ। तो आज से हम एक नई क्रॉप लेते हैं जिसका नाम है ब्रिंजल। जनरल डिस्क्रिप्शन में हम ब्रिंजल के बारे में जानेंगे, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर। तो देखो, नेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये बॉटनिकल नेम और ये याद करें, क्योंकि ये आप ऑलरेडी MSc हो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर भी जानने नॉलेज के लिए हम वापस फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बॉटनिकल नेम इसका सोलेनम मेलेंजिना, फैमिली सोलेनेसी है, क्रोमोसोम नंबर 24 है। देखो 24 सोलेनेसी फैमिली में तो 4 क्रॉप आती है मेनली: टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड पोटैटो। तो केवल पोटैटो के ही ज़्यादा है, बाकी सबके 24 है क्रोमोसोम नंबर। ओरिजिन इंडिया है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया नेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सभी मैक्सिमम कंट्रीज़ में खाया जाता है: चाइना, टर्की, जापान, इजिप्ट, इटली, है ना। एंथेसिस कब होता है इसका? तो एंथेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द फ्लावर या डेhiscence ऑफ द फ्लावर बड, राइट। एंथेसिस कहलाता है। तो समर सीज़न में एंथेसिस होता है इसका 6 to 7:30 AM पे सुबह हो जाता है, मॉर्निंग में। एंड विंटर सीज़न में लगभग 11:15 बजे तक इसकी एंथेसिस होती है। बॉटनी की बात करें तो ब्रिंजल हर्बेशियस प्लांट है। आप सभी लोगों ने देख रखा है कि हर्बेशियस प्लांट होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो पेंटामिरस टाइप का होता है। पेंटामिरस का मतलब होता है इसमें 3 पंखुड़ियाँ पाई जाती है इसके फ्लावर में। एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर रहता है। हर्माफ्रोडाइट का मीन्स क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, दैट इज द कंडीशन ऑफ हर्माफ्रोडाइट। ओके, मीन्स क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट फेवर्स सेल पॉलिनेशन। इन्फ्लोरेसेंस कैसा रहता है इसका? तो सोलिटेरियन, साइमस दोनों टाइप का रहता है। हेट्रोस्टाइली पाई जाती है इसमें, और ये कॉमन किसमें? साइमस फ्लावर में रहती है, जबकि बंच टाइप कल्टीवर में नहीं पाई जाती। अब देखिए हेट्रोस्टाइली क्या होता है। हेट्रोस्टाइली मीन्स होता है डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, एंड स्टाइल इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, मीन्स एंड्रोशियम का पार्ट होता है स्टेमन एंड एंथर, है ना। तो स्टेमन वाला जो स्टेमन का जो पार्ट रहता है वो स्टाइल कहलाता है, राइट। फ्रूट टाइप कौन सा होता है इसका? बेरी रहता है। बॉटनिकली ब्रिंजल इज फ्रूट, ये सभी को पता होता है, सभी को पता होना चाहिए। बॉटनिकली टोमेटो भी फ्रूट ही है, राइट। अब बात करते हैं लीव्स कंटेंट की। तो लीव्स कंटेंट मोर विटामिन सी देन फ्रूट। तो देखिए, इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि विटामिन सी लीव्स में ज़्यादा पाया जाता है, ये राइट है। यहाँ तक कि विटामिन सी डार्क पल्पर फ्रूट में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट स्किन फ्रूट वाले में। अगर लीव्स की बात करते हैं तो पम्पकिन में भी एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है कि पम्पकिन की जो लीव्स होती है वो मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट, राइट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लीव्स आर मोर न्यूट्रिटिव एज़ कम्पेयर टू फ्रूट इन केस ऑफ पम्पकिन। ड्राई फ्रूट कंटेंट गाइट्रोजेनिक प्रिंसिपल। जो ब्रिंजल में ड्राई फ्रूट जो रहता है उसमें गाइट्रोजेनिक एल्कलॉइड पाया जाता है। पॉलिनेशन, तो देखिए हमने पढ़ा है कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, इट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा। एंड इसमें हेट्रोस्टाइली पाई जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन को भी बढ़ावा देगा। इसलिए ब्रिंजल ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है इसमें? जिसमें 60 to 70% क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है एंड 30 to 40% सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। दैट क्रॉप इज कॉल्ड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, राइट। पॉलिनेटर्स क्या होता है? पॉलिनेटर्स बम्बल बी और हनी बी पॉलिनेटर्स हैं इसके, है ना। ये क्या करते हैं? तो ये एंथर को स्टिग्मा पर पहुंचाने का काम करते हैं, राइट। तो एंथर का स्टिग्मा पर जाना ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। किसके थ्रू जाता है? तो बम्बल बी और हनी बी। तो जिसके थ्रू जाता है वो एजेंट पॉलिनेटर एजेंट कहलाता है। नेक्स्ट है पॉलिनेटर प्लांट।
माइमोसा प्यूडिका, देखो माइमोसा प्यूडिका एक प्लांट है जो कि बम्बल बी और हनी बी को अट्रैक्ट करता है, इसलिए माइमोसा प्यूडिका को ब्रिंजल की फील्ड में लगाया जाता है, जिससे ये इन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और ये इंसेक्ट जब फील्ड में आते हैं तो पॉलिनेशन ऑब्वियसली में मदद होती है। डे न्यूट्रल प्लांट है, मीन्स इसका कोई भी फोटो पीरियडिज्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। आप इसको किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, चाहे आप समर में लगाओ, विंटर में लगाओ या रेनी सीजन में लगाओ, तो डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट में आपका टोमेटो भी आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की कल्टीवेशन की, है ना। तो सॉइल एंड क्लाइमेट, यहाँ से एक कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे यहाँ से। सुटेबल पीएच 5.5 to 6.6, मतलब एसिडिक सॉइल को फेवर करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना होना चाहिए ब्रिंजल में, 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पे 3 मेन क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सुटेबल सॉइल पीएच कितना होना चाहिए, 5.5 to 6.6। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड सीड जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब देखिए, अब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंथेसिस इसका मॉर्निंग में होता है, तो मॉर्निंग में एंथेसिस के लिए क्या फेवर कंडीशन रहेगी, तो मॉर्निंग में हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी होगी, तो इसमें फ्लावरिंग ओपनिंग हो जाती है। ब्रिंजल इज़ वार्म सीजन क्रॉप, ओके, तो ये सभी को याद रखना है, वार्म सीजन क्रॉप है। सोविंग टाइम क्या है इसका, विंटर सीजन, है ना, क्योंकि देखो ब्रिंजल डे न्यूट्रल प्लांट है, तो ये किसी भी सीज़न में लगाई जा सकती है। तो विंटर सीजन में इसको कब लगाते हैं, नवंबर में, और अब जब नवंबर में लगाते हैं तो लगभग ये 6 to 8 वीक्स ले लेती है फॉर देयर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब इसकी सीडलिंग कब तैयार हो जाती है, 6 से 8 सप्ताह में इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है, राइट। रेनी सीजन में अगर लगाना हो तो इसको जून जुलाई के महीने में लगाना चाहिए, और इसमें ये केवल 4 सप्ताह में रेडी हो जाती है सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो रेनी सीज़न इसके लिए बेस्ट सीज़न है ना, जो हाईएस्ट प्रोडक्शन देने वाली सीज़न होगी है। इन हिली रीजन में मार्च एंड अप्रैल में इसको लगाया जाता है, और ट्रांसप्लांटिंग इसकी कब आ जाती है, मई में, ओके। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन हिली रीजन में ब्रिंजल इज़ प्लांटेड इन विच मंथ, तो द राइट आंसर इज मार्च टू अप्रैल, ओके। नेक्स्ट है रेजिंग इन नर्सरी एंड फील्ड प्रिपरेशन। तो देखिए रेजिंग नर्सरी में इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा आपका सीड रेट का, राइट। बेड साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 3/1/0.15 मीटर स्क्वायर की इसकी बेड बनानी चाहिए, मीन्स 3 मीटर लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर विड्थ होनी चाहिए, और 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए अबाव द ग्राउंड लेवल, है ना। सीड रेट लगाना हो, सीड रेट कितनी होनी चाहिए इसकी, तो 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट नॉर्मली लगाई जाती है ओपन फील्ड कंडीशन में, एंड 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर में लगभग 60 to 1 लाख सीडलिंग्स आती है। फॉर हाइब्रिड कल्टीवेशन तो इसकी सीड रेट रहेगी 200 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर, और इसमें सीडलिंग होगी आपकी 30,000 से लेके 45,000 तक। फील्ड रिक्वायर 4 to 5 डीप प्लविंग इन समर सीजन, तो ये लगभग सभी क्रॉप के लिए समान है कि लगभग 4 से 5 डीप प्लविंग करना चाहिए समर सीजन में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ज़्यादा। स्पेसिंग इन बेड्स, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है नेट के लिए कि अगर आप सीड लगा रहे हो नर्सरी में तो किस टाइप की सोविंग सुटेबल रहती है, तो लाइन सोविंग इज सुटेबल फॉर द रेजिंग नर्सरी, ओके। स्पेसिंग बात करते हैं, तो आफ्टर रेडी टू ट्रांसप्लांटिंग द प्लांट विल बी ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड एट द स्पेसिंग ऑफ 60/45 सेंटीमीटर, लगभग 60/45 सेंटीमीटर पर प्लांट को प्लांटेड किया जाता है फील्ड में। और अगर आपके फ्रूट राउंड वाले हैं, राउंड वाली वेराइटी है या फिर हाई यील्डिंग वाली वेराइटी है, तो उनको लगाना चाहिए 75/60 या 90/90 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मैन्योर फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ रेगुलेटर। अब देखिए मैन्योर जो है, तो मैन्योर कोई सा भी क्रॉप हो लगभग 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर लगना तय है,
है ना, इसलिए मेन्योर को अपन इतना यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र में देखो माइक्रो न्यूट्रेंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रिंजल कल्टीवेशन में। तो कॉपर को जनरली कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर्स, मतलब ये फ्लावर्स की संख्या को बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, है ना, इंसेक्ट उतने आएंगे, पॉलिनेशन उतना ज़्यादा होगा, और पॉलिनेशन हुआ तो फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये ईल्ड को प्रभावित करता है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक क्या करता है, इम्प्रूव्ड वेट ऑफ फ्रूट। जैसे जैसे फ्रूट का अगर वेट बढ़ेगा, उसका पल्प मटेरियल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ईल्ड इंक्रीज होगी, राइट। तो जिंक और कॉपर दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं ईल्ड बढ़ाने के लिए। मैग्नीज भी फ्रूट वेट को इम्प्रूव करता है। एक अन्नामलाई कल्टीवेटर है जो कि जिसमें जिंक एंड कॉपर की कमी पाई जाती है, राइट। अगर गुड ईल्ड लेना हो, अच्छी ईल्ड के लिए आपको जिंक सल्फेट कितना डालना चाहिए फील्ड में, तो 25 kg पर हेक्टेयर, एंड कॉपर सल्फेट जस्ट हाफ 12.5 kg पर हेक्टेयर आपको छिड़काव कर देना चाहिए, राइट। 2,4-D की बात करें, अगर ग्रोथ रेगुलेटर में 2,4-D लगभग 2 ppm आप छिड़काव कर दीजिए तो पार्थिनोकार्पी डेवलप हो जाएगी। पार्थिनोकार्पी के अलावा फ्रूट सेटिंग डेवलप हो जाती है, और अगर फ्रूट सेटिंग अच्छी हुई तो आपकी कहीं ना कहीं यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ एक टर्म है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, तो पार्थिनोकार्पी अ डेवलप्ड फ्रूट विदाउट सीड, राइट, वो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। एंड अगर पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थिनोजेनेसिस होता है अ डेवलप फ्रूट विदाउट एम्ब्रियो, है ना, फर्टिलाइजेशन विदाउट एम्ब्रियो, ये पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन एंड मल्चिंग। ये इम्पोर्टेंट नहीं है नेट के लिए, बट कई बार कुछ नेट में कुछ ऐसे सिली क्वेश्चन आ जाते हैं क्या आप उन पे डाउट पैदा हो जाता है कि राइट आंसर क्या होगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि ब्रिंजल कौन सा प्लांट है, तो हर्बेशियस प्लांट है, ये पूछा गया है एग्जाम में। बॉटनिकली टोमेटो इज फ्रूट वेजिटेबल, ये नेट में पूछा गया है ना। बट ये सिली क्वेश्चन है कि आप इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और इतना टफ याद कर लेते हैं कि हमको जो बेसिक चीज़ है वो याद नहीं रहती, है ना, इसलिए इनको पढ़ लेना चाहिए। तो इरिगेशन लगभग 100 to 110 सेंटीमीटर इरिगेशन वाटर की आवश्यकता होती है। अगर आप फरो सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो फरो सिस्टम में लगभग 69 to 70 सेंटीमीटर इरिगेशन वाटर की आवश्यकता होती है। इफ़ यू यूज ड्रिप देन रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ 24 to 25 सेंटीमीटर। ओके, अब मल्च की बात करें तो स्वीट पोटैटो जो ग्रास है वो मल्च के लिए बेटर होती है। मल्चिंग का मेन रोल क्या होता है, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। ओके, मेन फंक्शन होगा सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। बाकी जो इसके लाभदायक जो चीज़ें हैं जैसे कि वीड सप्रेस करना, राइट, इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनाना, है ना, तो ये उसके क्या होंगे मतलब कि दूसरे लाभ, है ना। पर मेन अगर बात करें तो मल्चिंग का मेन काम क्या होगा, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। तो प्लांट प्रोटेक्शन में इसकी मेजर डिसीज होते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होना चाहिए कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है। और इसको फैलाता कौन है, लीफ होपर फैलाता है, राइट। तो अगर लिटिल लीफ को कंट्रोल करना हो तो आपको लीफ होपर को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। और लीफ होपर को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड में आपका इमिडाक्लोप्रिड आ जाता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। अनादर डिसीज़ क्या होती है, फ्रूट रोट भी बहुत होता है इसमें, और इसके कंट्रोल के लिए आपको 200 ppm Na विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 900 ppm प्लोक्राज का यूज़ करते हैं। अनादर डिसीज़ में फोमोप्सिस ब्लाइट इसकी मेजर डिसीज़ है, राइट, डंपिंग ऑफ एंड मोजेक। अब देखिए एक डिसीज़ है यहाँ पे डंपिंग ऑफ, तो डंपिंग ऑफ डिसीज़ मोस्टली नर्सरी स्टेज में ही आती है, राइट।
तो अगर ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डंपिंग ऑफ डिसीजेज है ना, स्टोरेज डिसीज, नर्सरी डिसीज, फील्ड डिसीज, तो राइट आंसर इज नर्सरी डिसीज। और काय से होती है तो फंगस से होती है। कौन सी वाली फंगस, तो फाइटोप्थोरा स्पीसीज या पीथियम स्पीसीज, इनसे ये डंपिंग ऑफ डिसीज फैलती है, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट की बात करते हैं तो शूट एंड फ्रूट बोरर, ये मेजर इंसेक्ट है इस क्रॉप का, और इसमें आता है आइलिस वाइटला, इसका साइंटिफिक नेम है। एक और होता है शूट बोरर, तो वो होता है ओकरा का, तो उससे कई बार डाउट पैदा होता है। अगर आपको साइंटिफिक नेम दे दिया जाए तो डाउट पैदा हो जाता है कि कौन सा किसका इंसेक्ट है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आइलिस वाइटिला ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो इसको याद ही ऐसे करो, ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर आइलिस वाइटिला। अदर इंसेक्ट में मेजर क्या है, एसिड जेसिड एपिलोचना बीटल, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ से याद होना चाहिए शूट एंड फ्रूट बोरर इसका मेजर इंसेक्ट है और इसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। डिसीज में आपको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको फोमोप्सिस ब्लाइट याद होना चाहिए कि ये यहाँ इसकी स्पेशल डिसीज है, राइट। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज। तो देखो हार्वेस्टिंग, कोई सी भी क्रॉप हो, आप उसको मार्केटेबल साइज़ और उसके कलर के अकॉर्डिंग आप उसको हार्वेस्ट करोगे, राइट। और टाइम के अकॉर्डिंग भी आप हार्वेस्ट करोगे। जब उस किसी की लाइफ साइकिल 3 मंथ है तो आप 3 मंथ में ऑटोमेटिकली उसकी हार्वेस्टिंग आने लगती है, तो एक ऐसे भी पता कर सकते हैं। अगर यील्ड की बात करें तो अर्ली क्रॉप जो है उसमें आपको यील्ड मिलेगी 20 to 30 टन पर हेक्टेयर, और अगर लेट क्रॉप है तो उसमें यील्ड ज़्यादा मिलती है, उसमें यील्ड मिलेगी आपको 35 to 40 टन पर हेक्टेयर। अब हार्वेस्ट करने के बाद इसको स्टोर करोगे तो स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ज़्यादा दिन तक स्टोरेज किया जा सकता है। लेकिन अगर 7 से 10 दिन के लिए स्टोरेज करना हो तो आप 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हो। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टोरेज टेम्परेचर क्या है ब्रिंजल का। और एक और अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट निकले तो इसकी यील्ड भी आपको याद होना चाहिए, राइट। अब देखिए जो मेजर पोर्शन है वो वेराइटीज़ ही है, क्योंकि वेजिटेबल में वेराइटीज़ याद है तो समझ लो आपको आधा सब्जेक्ट याद है, राइट। तो वेराइटीज़ अच्छे से याद करो। IRI रिलीज्ड वेराइटी कौन कौन सी है ब्रिंजल में, तो PPL मतलब पूसा पर्पल रोंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, ये फेमस वेराइटी है तीनों। पूसा क्रांति, पूसा भैरव, पूसा अनुपम, उत्तम, उपकार, यहाँ प्रिंटिंग यहाँ थोड़े मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उपकार है। पूसा बिंदु, पूसा अंकुर, पूसा श्यामला। अब देखिए डाउट वाली वेराइटी आती है पूसा बिंदु। पूसा बिंदु जो वेराइटी है ये तो ब्रिंजल की हो गई, लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है अर्का बिंदु। तो अर्का बिंदु आप याद रखना कि अर्का बिंदु अनियन की वेराइटी है, राइट, जो एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। तो अर्का बिंदु अनियन की वेराइटी है, पूसा बिंदु ब्रिंजल की वेराइटी। IIHR से रिलीज वेराइटी अर्का शील, अर्का शिरीष, अर्का कुसुमाकर, अर्का निधि, अर्का केशव। तो देखिए IIHR से जो भी वेराइटी निकलेगी उनके नाम के आगे अर्का लगा रहता है। जैसे IRI से जो निकली रहती है वो उनके आगे पूसा लिखा रहता है ना। SEUs रिलीज्ड वेराइटी कौन कौन सी है, तो हिसार श्यामल, हिसार प्रगति, हिसार जामुनी, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, MDO एंड PKM1। अब देखिए जो पंत सम्राट एंड पंत ऋतुराज है तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये पंतनगर यूनिवर्सिटी है ना, गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की, वहाँ से निकल गई। एंड हिसार जामुनी और हिसार प्रगति ये वेराइटी निकाली गई है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना, हरियाणा वाली। नेक्स्ट है IIVR रिलीज्ड वेराइटी कौन कौन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। तो वाराणसी को हम काशी भी कहते हैं, इसलिए वहाँ की जो वेराइटी निकलती है उनके आगे काशी लगा रहता है। तो काशी संदेश, काशी तारू, प्रकाश, कोमल, ये सब उसकी वेराइटी है। हाइब्रिड की बात करें तो पूसा अनमोल, पूसा अनमोल का क्रॉस क्या होगा, पूसा पर्पल लॉन्ग क्रॉस हैदरपुर। अर्का नवनीत है हाइब्रिड वेराइटी, IIHR 22 1 क्रॉस सुप्रीम। पूसा क्रांति
तो पूसा क्रांति कौन कौन से क्रॉस है उसका, PPL क्रॉस हैदरपुर क्रॉस वायनाड लोकल। ओके, यहाँ एज थोड़ा सा वो हो गया है, हैदरपुर ऊपर वाला ही है। पूसा अनुपम, पूसा क्रांति क्रॉस PPC मतलब पूसा पर्पल क्लस्टर। पंजाब बरसाती, तो पंजाब बरसाती को का क्रॉस क्या है, PPC क्रॉस H4 मतलब पूसा पर्पल क्लस्टर क्रॉस H4। तो आप इसको याद करने के लिए इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर बरसाती मतलब बारिश में बूंदे गिर रही है ना, तो बूंदे कैसी गिरती है, क्लस्टर में गिरती है, और कितनी बूंदे गिरती है, 4। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। पूसा उत्तम पूसा बिंदु का क्रॉस क्या है, तो GR क्रॉस ऋतुराज है। अर्का आनंद, अर्का नीलकंठ, इसके अलावा पंजाब नीलम, वैशाली प्रगति, हिसार जामुनी, हिसार श्यामल, पूसा उपकार, ये सब इसके हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं। जहाँ पंजाब नीलम की बात करते हैं तो जामुनी गोला क्रॉस पंत ऋतुराज, वैशाली प्रगति, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर की वेराइटी है ना। तो वैशाली का क्या है, अर्का कुसुमाकर क्रॉस मंजरी गोटा। देखो यहाँ एक और वेराइटी निकल के आती है मंजरी गोटा, तो मंजरी गोटा भी इसकी एक फेमस वेराइटी है। प्रगति वैशाली क्रॉस मंजरी गोटा, हिसार जामुनी, हिसार श्यामल, पूसा उपकार। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में पूसा अनमोल, अर्का नवनीत, आज़ाद, विजय, ये इसकी फेमस वेराइटी हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वैशाली, वरदान, सुफल। तो देखो आपको यहाँ से कौन सी वैरायटी का ज़्यादातर ध्यान देना है, एक तो है वैशाली, इसके अलावा पूसा अनमोल, अर्का नवनीत है, इन पे थोड़ा ध्यान देना है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इन वेराइटियों को याद रख लेना। बाकी जो अदर वेराइटी हैं उनके लिए आप कोई फंडा बना सकते हो, राइट, कोई भी टेक्निक बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये अपनी पूरी देखा जाए तो कल्टीवेशन कंप्लीट होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं जिनको आपको याद करना ज़रूरी है नेट के लिए। इसमें आता है कि इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रिंजल। तो नो डाउट कि वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना आ जाता है, राइट। और अगर इंडिया में बात करें कि वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है, तो वो होता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो इसका भी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल है। दूसरे नंबर पर अड़ जाता है उड़ीसा एंड थर्ड पे गुजरात, राइट। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी सॉरी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ की इसकी, यूपी, फिर कर्नाटका एंड फिर हिमाचल प्रदेश में। और इसका अगर प्रोड्यूसिंग एरिया देखा जाए तो सबसे अधिक प्रोड्यूसिंग एरिया इसका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड देन झारखंड। ये कब का डेटा है, तो ये 2017-18 का है। देखिए 18, 19, 19-20 का भी डेटा आ चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें ज़्यादा कोई चेंजेस आया है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत आगे, वेस्ट बंगाल उड़ीसा से बहुत आगे, उड़ीसा गुजरात से आगे है। तो इतना कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इसके अलावा ब्रिंजल को उबरजिन या एग प्लांट भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिंजल इज ऑल्सो नोन एज उबरजिन। ओके, ऑप्शन में और भी थे बट राइट आंसर था उबरजिन। देर आर 3 बॉटनिकल वेराइटीज इन सोलेनम। एक होता है सोलेनम सर्पेंटिना, जो आपकी लंबी वाली, आपने कई बार देखा होगा कि लंबी वाली ब्रिंजल रहती है, तो वो कौन सी स्पीसीज रहती है, सर्पेंटिना, राइट। तो सिलेंडर टाइप फ्रूट आते हैं। ड्वार्फ टाइप जो फ्रूट आते हैं उनकी रहती है सोलेनम डिप्रेसम, एंड जो राउंड और एक शेप की आती है वो होती है सोलेनम एस्कुलेंटम, ठीक है। तो ये तीनों स्पीसीज इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद करिएगा। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, अगर ब्रिंजल क्रॉप से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ सकता है कि ब्रिंजल में जो फ्लावर होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, राइट। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि हेटेरोस्टाइली पाई जाती है, तो हेटेरोस्टाइली कितने टाइप की, 4 टाइप की पाई जाती है इसमें। तो पहला है लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शूडो शॉर्ट स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल, राइट। तो देखो लॉन्ग स्टाइल जो रहेगा सबसे ज़्यादा फ्रूट सेटिंग उसी में होती है, 70 to 80%। मीडियम स्टाइल जो फ्रूट रहते हैं उनमें 12 to 55% फ्रूट सेटिंग होती है, और बाकी जो दोनों बचे शूडो शॉर्ट और शॉर्ट, इन दोनों में फ्रूट सेटिंग नहीं होती। तो क्वेश्चन इज 2 टाइप से पूछा जा सकता है कि अगर फ्रूट सेटिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो लॉन्ग स्टाइल में होती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रूट सेटिंग कौन कौन से स्टाइल में होती है, तो लॉन्ग एंड मीडियम दोनों में होती है, राइट।
लेकिन हाईएस्ट की बात करें तो लॉन्ग में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोलेनिन, तो सोलेनेसी फैमिली है तो ऑब्वियसली सोलेनिन पाया जाएगा उसमें, है ना। और यही इसके बीटा टेस्ट और फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरोबंकी इसका सीरियस वीड है। ओरोबंकी एक टोटल रूट पैरासाइट है ना। टोटल स्टेम पैरासाइट भी होता है, कस्क्यूटा टोटल स्टेम पैरासाइट है, राइट। इसके अलावा सेमी रूट पैरासाइट और सेमी स्टेम पैरासाइट भी होते हैं, है ना। तो आपका सेमी रूट पैरासाइट में आपका आता है स्ट्राइगा, एंड सेमी स्टेम पैरासाइट में आपका आता है लोरेंथस। ओके, तो ये आपको ये थोड़ा सा हटके है पर आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन सी ब्रीडिंग मेथड्स इसमें यूज़ की जाती है, तो ब्रीडिंग मेथड्स में इसमें सिलेक्शन वाली वेराइटीज़ है, हाइब्रिडाइजेशन वाली वेराइटी हम पढ़ी चुकी है, हिट्रोसिस ब्रीडिंग भी यूज़ किया जाता है इसमें। अब आते हैं वेराइटी डिस्क्रिप्शन। देखो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है अगर ब्रिंजल से क्वेश्चन आते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सी होगी, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत ऋतुराज, अर्का निधि, अर्का केशव। फोमोप्सिस ब्लाइट रेसिस्टेंट वेराइटी पूसा भैरव एंड फ्लोरिडा मार्केट, दो ही है इसलिए आसानी से याद हो जाएगी। बैक्टीरियल विल्ट एंड फोमोप्सिस दोनों के लिए तो सम्राट और अनुपमा। तो इसको कैसे याद रखें, देखो सम्राट है तो सम्राट वही बनता है जो रेसिस्टेंट होता है ना बीमारियों से, तो बैक्टीरियल फोमोप्सिस से कौन है, सम्राट है। अनुपम किसको बोलेंगे, तो अनुपम भी भैया अच्छा ही होगा, हेल्दी, उसमें कोई भी विल्ट वगैरह ब्लाइट वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते, पूसा अनुपमा बैक्टीरियल फोमोप्सिस दोनों के लिए रेसिस्टेंट रहेगी। एक एफिड रेसिस्टेंट वेराइटी है अन्ना मलाई। अन्ना मलाई की एक और खासियत रहती है कि इसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है जिंक और कॉपर की, राइट। लिटिल लीफ रेसिस्टेंट वेराइटी, देखो लिटिल लीफ इसकी मेजर डिसीज है इसलिए इसकी रेसिस्टेंट वेराइटी निकालना स्वाभाविक बात थी। तो अर्काशील एंड मंजरी गोटा ये लिटिल लीफ रेसिस्टेंट वेराइटी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ICAR नेट में। एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी पूसा पर्पल लॉन्ग, ये भी पूछा जा चुका है ICAR नेट में कि एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी ऑफ ब्रिंजल इज, तो पूसा पर्पल लॉन्ग। देखो लंबी जिसकी लंबी टांगे होगी वो पहले ही पहुंच जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो एक्स्ट्रा अर्ली कौन है, पूसा पर्पल लॉन्ग। एक और वेराइटी रहती है NDB25, तो ये सॉफ्ट जॉइंट वाली रहती है जिसको आप इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी याद रखिएगा NDB25 सॉफ्ट जॉइंट कल्टीवर है। ओके गाइस, तो ये ब्रिंजल क्रॉप हमारी कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, राइट। और जो जो मैंने बताया है मेन पॉइंट उसको आप कहीं ना कहीं बुक में लिख लें, ताकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएं उस दिन इस क्रॉप की केवल ये पॉइंट, वो वाले पॉइंट पढ़ के भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसी में से क्वेश्चन फंस सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं किसी दिन डायरेक्टली यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास ले लूँगा जिसमें हम सारी क्रॉप को मुश्किल से 3-4 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहेंगे। अगले अपडेट के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।